अच्छा जी, तो फिर ब्रेक से पहले हमने फुली वर्सेस पार्शियली डिस्कस किया था। अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। तो डिटरमिनिस्टिक जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ है कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट completely determined by the current state and the action executed by the agent, then the environment is deterministic, otherwise it is stochastic. क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं उस स्टेट पे खड़े होके अगर आपको नेक्स्ट स्टेट का एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या आएगी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के बाद, तो आपका एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक होता है, अदरवाइज क्या होता है? स्टोकास्टिक होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं आप उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करें और आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, तो आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक है, अदरवाइज स्टोकास्टिक है। समझ में आई ये बात? अब मिसाल ले लेते हैं। मैं टिक टेक टू गेम खेल रहा हूं, और इस स्टेट पे खड़ा हुआ हूं। ये स्टेट पे खड़ा हूं और मैं यहाँ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, तो मुझे पता है ना कि क्या नेक्स्ट स्टेट आएगी या नहीं पता? या मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी या मुझे नहीं पता? सब लोगों से पूछ रहा हूं। फजील क्यों नहीं पता? क्या नहीं पता कि ये स्टेट आएगी? बेटा सब लोग आंसर कह रहे हैं, सब लोग। लेकिन जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया है उससे तो पता है ना आपको फजील। बेटा मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि अपोनेंट का मूव, मैं तो अपने एक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने अपोनेंट की कहाँ बात की है? हाँ तो डेफिनेट नहीं होता हमेशा फजील। मैं आपको मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे डेफिनेट नहीं होता। तो ये ऐसा एनवायरमेंट कहलाएगा डिटरमिनिस्टिक। क्लियर? मैं कार चला रहा हूँ, कार एक्शन परफॉर्म करता हूँ आगे जाने का, क्या मुझे पता है नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? बेटा पब्लिक आंसर कह रहे हैं, पब्लिक सब लोग। मैं तो फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, क्या मुझे कंफर्म पता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? पहले तो आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि एनवायरनमेंट की टाइप मैटर करती है ना। आप जब ये टिक टिक टू खेल रहे हैं तो इस गेम की लॉजिक ये है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाला रुका हुआ होता है, ऐसा है या नहीं है? तो इस गेम में अगर मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो सामने वाला रुका हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे स्टेट पता है। लेकिन जब मैं कार की बात कर रहा हूँ, कार रेसिंग की, तो मुझे नहीं पता कि सामने से जो कार आ रही है या बराबर में जो कार है वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। तो मुझे अपना एक्शन तो पता है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली क्या स्टेट आएगी, स्टेट वो नहीं पता। क्लियर? पार्शियल की तो बात ही नहीं कर रहा ना बेटा मैं, अब यहाँ पर आपको डिटरमिनिस्टिक या स्टोकास्टिक समझा रहा हूँ। पार्शियल है या फुली है वो तो अलग बात हो गई। अब या तो डिटरमिनिस्टिक होगा या स्टोकास्टिक होगा। तो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलाउ करती हैं एक वक्त में एक बंदा। ज़्यादातर टू व्हीलर गेम जो होते हैं वन वर्सेस वन गेम, तो उसमें ऐसा ही होता है। अदरवाइज फाइटिंग गेम्स होते हैं, पबजी वगैरह हो गए, इसमें आपको सामने वाले का एक्शन नहीं पता। मैं चेस खेल रहा हूँ, चेस खेलते हुए कि सामने वाला परफॉर्म कर सकता है मेरी बारी में? नहीं कर सकता ना, तो डिटरमिनिस्टिक है। क्लियर? जैसे वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर। अब आप वैक्यूम क्लीनर एक रूम में चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि सामने कोई है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो वो स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है?
अच्छा जी, तीसरी कैटेगरी जो है एनवायरनमेंट की वो कहलाती है एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। जरा पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें। एपिसोड की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका था। एजेंट सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन इज कॉल्ड एपिसोड। बेटा पढ़ लें जरा इसको। एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट क्या होता है। पहले आप ये पढ़ें कि एपिसोड का मतलब क्या है। एपिसोड का मतलब है एक एजेंट का सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन इज कॉल्ड इन एपिसोड। अब आप पढ़े एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है। करंट एक्शन फ्यूचर एक्शन पे डिपेंड नहीं होता है एपिसोडिक में। बिल्कुल सही है। इसकी मिसाल इस तरह की है कि मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट की कॉपी आती है, पहले मैं उसको मार्किंग वार्किंग कर देता हूँ, वट एवर बी द रिजल्ट मैं उसको मार्किंग कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट की कॉपी आएगी, क्या वो पिछले स्टूडेंट पे डिपेंड करती है? नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है दोनों। डॉक्टर बैठा हुआ है, पहला पेशेंट आता है, उसको दवाई ववाई दे देते हैं। दूसरा पेशेंट आता है तो क्या पहले पेशेंट का दूसरे पेशेंट का ताल्लुक है? डेफिनेटली नहीं है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एपिसोडिक एनवायरनमेंट। क्लियर? जी, सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें करंट एक्शन जो है वो फ्यूचर एक्शन पर डिपेंड करता है। तो मुझे बताएं, चेस खेलना, बताइए एपिसोडिक या सिक्वेंशियल? क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन से मैं जीतूंगा। टैक्सी ड्राइवर सीक्वेंशियल, चेस सीक्वेंशियल, टिक टेक टो सीक्वेंशियल। तो एपिसोडिक की कोई मिसाल दें। फाइटिंग गेम, फाइटिंग गेम किस तरह से? फाइटिंग गेम भी नहीं। जनरल स्टोर किस तरह से? बेसिकली यहाँ ना फजील हमें ये देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कस्टमर एक सिंगल एपिसोड की में आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब आप चाह क्या रहे हैं कस्टमर से, वो सिर्फ एक चीज परचेज करने आया है या वो डिटेल में बात कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है। पार्ट पिकिंग रिपोर्ट, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? जैसे फिश वाली एग्जाम्पल थी कि जो पहली फिश आई है वो दूसरी फिश पर डिपेंड नहीं करती, दूसरी फिश कुछ और हो सकती है, तीसरी तो इंडिपेंडेंट होते हैं ये कहलाते हैं एपिसोडिक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बताएं कि पार्शियल और फुली और पार्शियल में, डिटरमिनिस्टिक और स्टोकास्टिक में, और एपिसोडिक और सीक्वेंशियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ये देखें स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। कह रहे हैं कि स्टैटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो टाइम के हिसाब से हमेशा चेंज हो रहा हो, जबकि डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है, सॉरी डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो, जबकि स्टैटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो कि चेंज ना हो रहा हो। जैसे टैक्सी की मिसाल है, ऑटोनोमस टैक्सी, बताओ उसका एनवायरनमेंट स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा? डायनामिक क्यों होगा? क्योंकि खुद ब खुद चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है इसमें, सेमी डायनामिक। तो सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा होता, बट एजेंट की परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट को चेंज कर रही होती है। मतलब एजेंट का जो परफॉर्मेंस का स्कोर है उसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है। पहले रिपीट करता हूँ सेमी डायनामिक की डेफिनेशन। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, बट एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। कोई मिसाल है आपके पास? आपसे पूछूंगा भाई, पहले बताएं स्टैटिक की कोई मिसाल है, स्टैटिक एनवायरनमेंट? बेटा मैं सब जवाब दूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दें। स्टैटिक एनवायरनमेंट की कोई मिसाल है? वैक्यूम क्लीनर, ठीक है ना? स्टैटिक एनवायरनमेंट, वैक्यूम क्लीनर नहीं। हम किसी, जो डिटेक्ट है वो स्टैटिक हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल, बस स्टॉप स्टैटिक हो जाएगा, असेंबली लाइन स्टैटिक हो जाएंगी। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, एजेंट की परफॉर्मेंस उसको चेंज करती है। फर्स्ट करें, एक एनवायरनमेंट है जहां पर, हाँ, एक एनवायरनमेंट है जहां पर रूम साफ करना है। अब रूम में गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, तो इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन एजेंट जैसे जैसे रूम को साफ कर रहा है वैक्यूम क्लीनर, वैसे वैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सेमी डायनामिक हो रहा है। और वो एजेंट रूम को साफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है। क्लियर? ये बड़ा आसान है, अगर इसको समझ लें मुझे बता दें। सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसकी में एजेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं। एनवायरनमेंट इटसेल्फ चेंजेस नहीं करता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस एनवायरनमेंट? If there are a limited number of existing states, clearly defined persistent sections, the environment is discrete. Not about predefined, बेटा predefined की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं हो सकती, ये जर्नल बात हो रही है कि फर्स्ट करें मैंने एक गेम बनाया,
अब अगर मैं अपनी पोजीशन यहाँ चल दूँ तब भी आप बोलेंगे सर ब्लॉक 1 है, या यहाँ चल दूँ या यहाँ चल दूँ, आप बोलेंगे सर ब्लॉक 1 में बनाया आपने, ऐसा ही है ना। मतलब किसी भी जगह पे मैं बनाऊंगा इस जगह में तो आप बोलेंगे ब्लॉक 1 है। तो ये कह रहे हैं कि क्लियरली डिफाइंड परसिस्टेंट सीक्वेंस लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स, कि भाई हर मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स बनी हुई है इसके अंदर और वो क्लियरली डिफाइन करती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बनाता हूँ तो आप ये कहते हैं कि सर ये ब्लॉक 1 नहीं है, कुछ और है। इस तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें स्टेट जो होती है वो डिस्टिंक्ट होती हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट कहलाते हैं डिस्क्रीट, जिसमें आपके पास कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट ना हो। जैसे मैं टैक्सी में बात करूँ, टैक्सी की, अब टैक्सी ड्राइवर कहीं भी ब्रेक लगा सकता है? इमरजेंसी ब्रेक टैक्सी ड्राइवर कहीं पर भी लगा सकता है ना। तो ये कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टैक्सी ड्राइवर है, उसको आपने ये नहीं बोला कि ब्रेक सिर्फ यहीं लगेगा या यहीं लगेगा। अगर वो यहाँ भी गाड़ी रोक लेता है तो उसकी एक यूनिकनेस होगी, यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि वो यहाँ रुका हुआ है। यहाँ रोकेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर वो तो यहाँ रुका हुआ है। लेकिन इस ब्लॉक में आप कहीं पर भी डिजाइन करें, कहीं पर भी डिजाइन करें, वो बोलेगा मैं इसी ब्लॉक में हूँ। समझ में आ रही है बात? चेस हो गया, टिक टेक टो हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, ये सब डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। ये सारे के सारे क्या है? डिस्क्रीट एनवायरनमेंट। कंटिन्यूअस की मिसाल दें कोई टैक्सी के अलावा। वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर में ना हम दोनों तरीकों से बात कर सकते हैं। जो हमने अभी क्लासरूम में समझा था वैक्यूम क्लीनर जिसमें 2 ब्लॉक थे, वो बिल्कुल डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। जो हमने क्लासरूम में भी एग्जाम्पल के तौर पर समझा था वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट, वो डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें 2 ब्लॉक थे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें अपने रूम के अंदर और उसमें अगर हम वैक्यूम क्लीनर चलाएं तो ब्लॉक वाइज नहीं होगा, वो कहीं पर भी रुकना चाहिए, तो फिर वो कहलाएगा कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। अगेन कह रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीजें। कुछ एग्जाम्पल में एनवायरनमेंट में भी डेडलॉक आ सकता है, तो आप पहले से डिफाइन करते हैं कि इसका एनवायरनमेंट डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज कैसे भाई फरदान, स्टॉक एक्सचेंज कैसे? नहीं मतलब स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एनवायरनमेंट, उसमें करना क्या है? वो तो फिर एक रूम की बात आ गई ना। आप बेसिकली उसकी एग्जाम्पल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज की एग्जाम्पल क्या है? एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग यू। आप एनवायरनमेंट तो ऐसे आप बोलते हैं मेरा रूम हो गया, गली हो गई, गली का कोना हो गया, मेरी बाइक हो गई, ऐसे नहीं। आप बेसिकली एग्जाम्पल के रेफरेंस से बात करें ना। जैसे टिक टैक टो है, वो एक गेम है, उसको एप्लीकेशन के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। टैक्सी है, अब टैक्सी बाहर गली में भी घूम रही है, रोड पे भी घूम सकती है। ये स्टॉक एक्सचेंज से मैं नहीं समझा क्या कहना चाह रहा। चले आगे बढ़े। सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगल एजेंट होता है, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी एजेंट होता है। बेटा आप इन्वायरमेंट को डायरेक्ट पिक ना करें, आप पहले मुझे एप्लीकेशन बताएं कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। अब टैक्सी आप अपने कमरे में चला रही हैं, नहीं चला रही ना,
आप कहेंगे सर टैक्सी है तो रोड पे चलती हो, तो आपने टैक्सी की बात की है, तो करने क्या जा रही है ये बताएं, आप स्पेस में क्या करने जा रही हैं? रिसर्च करने हैं। कैसे जाएंगी? कैसे जाएंगी? कैसे जाते हैं बताएं ना, कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स? स्पेस में रॉकेट के थ्रू ना, बस सही है। तो रॉकेट को एक टैक्सी समझ लें तो एनवायरमेंट कंटिन्यूस ही होगा। या अगर स्पेस में आपने डिफाइन किया हुआ है कि नहीं आप यहाँ रुक सकते हैं या यहाँ रुक सकते हैं या यहाँ रुक सकते हैं, या तो फिर वो डिस्क्रीट हो जाएगा। बेटा देखिए ना, मैं बाइक चला रहा हूँ, और मैं एक रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे कहा है किसी ने कि भाई बाइक कहीं पर भी रुक सकती है, तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपने मुझे लेवल डिफाइन कर दिए तो फिर मेरे लिए डिस्क्रीट हो गया। ये प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। अच्छा, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगल एजेंट काम कर रहा होता है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल एजेंट होता है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी एजेंट होता है। जैसे सिंगल एजेंट की मिसाल ले लें आप, क्रॉसवर्ड पजल हम अकेले खेलते हैं। क्रॉसवर्ड पजल हम अकेले खेलते हैं या हमारे साथ कोई होता है? तो ये कहलाएगा सिंगल एजेंट। इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन इनपुट एक का मैटर करता है। वो तो आप स्क्रीन पे लगा दें सिनेमा में, 2000 लोग भी देख लेंगे उसको, आपको खेलते हुए कोई मसला थोड़ी है। लेकिन इनपुट एक नहीं देना है। अब देखें ना, जैसे अब आपकी बात है कि भाई किसी को बिठा सकते हैं साथ। अब मुझे बताएं, एग्जाम जो होता है वो सिंगल एजेंट होता है, लेकिन आप लोग मल्टी एजेंट पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग ना एक्चुअली मुझे जानते नहीं है अभी, जान जाएंगे इंशाल्लाह। तो सिंगल एजेंट क्या है कि क्रॉसवर्ड पजल सिंगल एजेंट है, लेकिन अगर हम चेस की बात करें तो टू एजेंट। जब आप बोले सर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन लॉजिकली बात करें ना, गेम को इनिशियली डिजाइन किस लिए किया गया है? इसलिए डिजाइन किया गया कि उससे दो एजेंट खेलें, ठीक है। अब टू एजेंट्स के अंदर भी ना, अब मुझे पता है टैक्सी ड्राइवर जो है वो टू एजेंट्स गेम है, मल्टी एजेंट, ऐसा ही है। गेम कह लें या एनवायरमेंट कह लें उसका, तो मल्टी एजेंट है वो। मुझे, अब अगर मल्टी एजेंट है उसके अंदर भी दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट, एक होता है कॉम्पिटेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। तो कॉम्पिटेटिव का नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कहलाता है कॉम्पिटेटिव मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। और कोऑपरेटिव क्या होता है कि भाई एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है कोऑपरेटिव। जैसे ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर, सामने से भी टैक्सी आ रही है, मैं भी टैक्सी चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम कोलिजन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस मेजर के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें सेफ्टी भी कंसर्न है हमारा। इज इट क्लियर और नॉट? एक आखिरी कैटेगरी है नॉन वर्सेस अननोन, जरा इसको पढ़ लें। पहला पैराग्राफ पढ़ लें।
बातें सुन ली क्या? अगर सुने ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि एजेंट जो है ना उसके बारे में बात हो रही है कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हर एक्शंस के ना आउटकम्स पहले से पता होते हैं। जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं तो कार्ड्स में हमें पता होता है कि ये कार्ड इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, जिसमें एजेंट को लर्न करना पड़ता है। आप पबजी खेलते हैं, आपको नए नए लेवल्स मिलते हैं। आप कोई और गेम्स खेलते हैं, आपको नए नए लेवल्स मिलते हैं। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो गेम्स वगैरह के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया? कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना जरा ये बुक का एक टेबल है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। अब जो चीजें आपको पता हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा उन गेम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। उन्हें एप्लीकेशन की बुक में सब कुछ मौजूद है। आप पता करें कि मेडिकल डायग्नोसिस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, कि पोकर गेम कैसा होता है, बैगमन कैसा होता है, चेस विद द क्लॉक कैसा होता है, क्रॉसवर्ड पजल कैसा होता है। ठीक है, इन सबको बुक से जरा जाके पढ़ें, चैप्टर 2। और फिर ये इनके इन्वायरमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटी सी समरी है, उसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना। बेटा यहाँ तक कोई सवाल है तो फिर कह रहा हूँ पूछ लें, रेलेवेंट सवाल पूछिएगा। और रिकॉर्डिंग तो आपके पास मौजूद ही है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो बताइए। बेटा ये मीटिंग एंड हो तो फिर मैं बात करता हूँ, जरा अभी मुझे ये कंटिन्यूशन में चलने दें, फिर आखिर में बताते हैं आपको। ठीक है, अच्छा मैं एक दो चीज़ें बता दूं। देखिए अभी दूसरी क्लास है, जो लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ये चैट में ना क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना आंसर कर रहे हैं, तो आखिर में जब उनके क्लास पार्टिसिपेंट में 0 मार्क्स आएंगे तो बिल्कुल भी वो क्लेम ना करें कि सर ये 0 मार्क्स क्यों। सबसे कह रहा हूँ और मैं सब नोट कर रहा होता हूँ। तो ये अभी आपको वार्न किया जा रहा है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करें। अगर मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिया रैंडम क्लास में और उसने मुझे फौरन रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो उसके तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रा याद रखें। अभी सबके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर मैं देखूंगा वही बिहेवियर रहेगा, वही 10 12 14 लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, खुद ख्याल रखें, अदरवाइज बाद में मुझे ख्याल रखवाना आता है। अच्छा जी, अब आ जाती है आखिरी बात। फिर भी ना रिस्पॉन्ड किया करें, कम से कम आप ये लिख दें ओके कि सर समझ में आ गया, बस। ये क्या बात हुई, उर्दू में समझाता हूँ समझ में आ जाता है, तो बाकी लोग क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं? हमें ना अच्छा लग रहा होता है कि जब क्लास में ना टू वे इंटरेक्शन हो रही होती है,
अब ऐसा लग रहा होता है कि हम जो है ना सिर्फ बोले जा रहे हैं और सिर्फ 8-10 लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग ना बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो क्लास में आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब भी आप बोलें, हम आपको दोबारा समझाएंगे। हमें लगेगा कि दोबारा समझाना तो दोबारा समझाएंगे, अदरवाइज हम आपको कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लें फिर पूछ लें। बेटा एलएमएस खोल के तो देखें एहतिशाम भाई, पैसे थोड़ी लगते हैं एलएमएस खोलने के। फजूल सवाल ना करें ना प्लीज। एलएमएस खोल के तो देखें। आपने कब देखा था आखिरी दफा एलएमएस? फेसबुक के ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स हैं, एलएमएस पे रिकॉर्डिंग के लिंक्स हैं और स्लाइड हैं। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है कि भाई आखिरी चीज है कि एजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली एजेंट जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना है, आर्किटेक्चर और उसका प्रोग्राम। आर्किटेक्चर क्या है? सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक सेंसर्स प्लस एक्चुएटर्स, और वी आर नॉट आफ्टर आर्किटेक्चर इन एआई कोर्स। अगर हम कोई हार्डवेयर का कोर्स पढ़ रहे होते या हम रोबोटिक्स का कोर्स उसके बाद पढ़ रहे होते जिसमें हार्डवेयर इंप्लीमेंट हो रही होती तो हम आर्किटेक्चर की तरफ जाते। अदरवाइज हमारा फोकस आर्किटेक्चर पे नहीं है, यहाँ पर हमारा फोकस है एजेंट के प्रोग्राम पे। some function implement that the agent mapping basically is the main thing of is the main job of AI कि आप जो है वो एजेंट प्रोग्राम जो जॉब है AI की। ठीक है, अब एजेंट प्रोग्राम क्या है? उसमें एक इनपुट होगा, वो होगा ओनली द करंट परसिप्ट। जो एजेंट को इनपुट मिल रहा होगा रन टाइम पे वो मिल रहा होगा ओनली द करंट परसिप्ट। लेकिन एजेंट फंक्शन जो है उसको जो इनपुट मिलेगा वो इंटायर परसिप्ट सीक्वेंस मिलेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं, इनको जरा समझिए। एजेंट प्रोग्राम जो है उसको करंट परसिप्ट इनपुट मिलता है, लेकिन एजेंट फंक्शन को इंटायर करंट सीक्वेंस मिल रहा होता है परसिप्ट का। और एजेंट को सब याद रखना है। अब अगर हम ये बात हम पहले कर चुके हैं लेकिन दोबारा बता रहा हूं, अगर हम इंप्लीमेंट करें एजेंट प्रोग्राम को एज अ लुकअप टेबल। लुकअप टेबल का मतलब क्या है? एक छोटा सा एक फंक्शन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, एक टेबल ड्राइवन एजेंट है, टेबल के जरिए परफॉर्म कर रहा है, उसको इनपुट क्या मिल रहा है? परसिप्ट। परसिप्ट आपको पता है करंट इनपुट, और रिटर्न क्या कर रहा है? वो एक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या क्या है? परसिप्ट या सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी, टेबल या टेबल इंडेक्स या परसिप्ट सीक्वेंस इनिशियली फुली स्पेसिफाइड। ठीक है, इधर आ जाए। जो भी आपको परसिप्ट मिल रहा है उसको आप अपेंड करते हैं परसिप्ट के एंड में। परसिप्ट क्या है? परसिप्ट सीक्वेंस। दो पैरामीटर यहाँ पर देखें, एक परसिप्ट है एक परसिप्ट है। तो परसिप्ट क्या है? रन टाइम पे जो इनपुट मिल रहा है। परसिप्ट क्या है? जो अब तक के तमाम है। तो आपको जो भी परसिप्ट मिला है उसको अपेंड कर दें परसिप्ट के एंड पे। एक्शन क्या है? एक्शन है लुकअप टेबल में जाएं, परसिप्ट के हिसाब से टेबल की एंट्री को पिक करें और वो एक्शन को रिटर्न कर दें। ये एक छोटा सा एजेंट प्रोग्राम का फंक्शन है। अगर हम ऐसा कर सकें तो, लेकिन इसमें हर्डल्स आएंगे, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे दोबारा से? बेटा आप ये छोटा सा एल्गोरिथम देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक छोटा सा कोड लिख दिया हमने। आपको फंक्शन की बॉडी तो पता होती है ना, कैसे लिखते हैं? आर्गुमेंट्स होते हैं और रिटर्न करते हैं। तो देखें, इसको मैं इनपुट दूंगा परसिप्ट और ये रिटर्न क्या करेगा? एक्शन। ऐसा ही है, सबको इग्नोर कर दें, सिर्फ इस लाइन को देखें। एक्शन क्या है? लुकअप टेबल में जाओ और जो अब तक की कंप्लीट हिस्ट्री है उसको टेबल में से पिक करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन रिटर्न करवा दो। ये काम हम कर सकते हैं अगर हम सिंपल एजेंट फंक्शन बनाना चाहें। ये वही काम है जो 1 घंटे पहले मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था। मेरा सवाल ये है कि इस तरह करने में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी आपको बता चुका हूँ, आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं।
बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं। लुकअप टेबल का इशू है बेटा मेन, कि टेबल का साइज कितना बड़ा होगा सर, क्योंकि आप ये लाइन पे फोकस करें, एंड तो हो सकता है बेटा, लुकअप टेबल का इशू है, देखें अपेंड परसिप्ट टू द एंड ऑफ द परसिप्ट, आपका टेबल का साइज इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा, और वो आप बना ही नहीं सकते। क्लियर हो रही है बात? यस और नो? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जो सूरत हाल आती है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते रहें, अब वो जो सूरत हाल है जिसको आप परसिप्ट कह रहे हैं वो कितनी तरह के होंगे? आवाज आ रही है? ठीक है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब वो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, ये देखें, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखी हुई है कि फर्ज करेंगे पी जो है वो द सेट ऑफ पॉसिबल परसिप्ट, तो फर्ज करें 50,000 तरह के परसिप्ट हो सकते हैं पॉसिबल, और एजेंट कब से काम कर रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको चेस के रेफरेंस से समझा रहा हूँ। ये देखिए चेस में फर्ज करें 10 तरह के परसिप्ट हो सकते हैं आपके पास, लेकिन लाइफ टाइम जो 150, तो टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन इतनी एंट्रीज हो सकती हैं कि ऐसा हो तो ये कर लेना, ऐसा हो तो ये कर लेना, तो ये बहुत साइज बड़ा हो जाएगा टेबल का। लेकिन एक मसला, अगर ये मसला है टेबल का साइज बहुत बड़ा हो भी गया, बट एक